जेपी के सिद्धांतों पर सियासी संग्राम। हम लोगों का क्या रिश्ता रहा है सबको मालूम नहीं है। उन्हीं के नेतृत्व में काम हुआ जेपी मूवमेंट। आप सोचिए किस तरह से और किस तरह से हम सब लोगों का उनसे एक लगाव था। तो इसलिए जो जेपी के बारे में हम लोगों को कहेगा जेपी के बारे में कुछ मालूम है इन लोगों को जेपी से क्या लड़ देना है। विरासत की लड़ाई बयानों तक आई। इसके वे धुर विरोधी थे, लेकिन राजनीति का अपराधीकरण बिहार के विकास को बाधित कर रहा है। परिवारवाद पर प्रहार, भ्रष्टाचार पर भिड़ंत। लेकिन एक जगह है जहां बिहार के लोग नहीं पहुंच पाए हैं अभी तक। अब उसको बहुत साफ साफ बताने में कठिनाई है। नारा तो नीचे से लोग लगा ही रहे। 2024 पर नजर, आसान नहीं डगर। तो चलिए खबर को समझाने का वक्त हो गया है। तो जेपी की 120वीं जयंती पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिताब दियारा की धरती से नीतीश कुमार के सिद्धांतों पर सवाल उठाया था। नीतीश कुमार के सियासी स्टैंड पर सवाल खड़ा किया था, जिसका नीतीश कुमार ने अपने ही अंदाज में जवाब दिया। प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की। तो जेपी का नाम लेकर जेपी आंदोलन से उठे नेता आज कांग्रेस के गोदी में बैठे हैं। इसके वे धुर विरोधी थे, लेकिन राजनीति का अपराधीकरण बिहार के विकास को बाधित। हम लोगों का क्या रिश्ता रहा है सबको मालूम नहीं है। उन्हीं के नेतृत्व में काम हुआ जेपी मूवमेंट। आप सोचिए किस तरह से और किस तरह से हम सब लोगों का उनसे एक लगाव था। तो इसलिए जो जेपी के बारे में हम लोगों को कहेगा जेपी के बारे में कुछ मालूम है इन लोगों को जेपी से क्या लड़ देना है। नीतीश जी जेपी के साथ इसी लगाव पर मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सवाल उठाया था। सवाल उठाया था पंजे के साथ पर, सवाल उठाया था उस कांग्रेस के साथ गलबहिया पर, सवाल उठाया था उस सिद्धांत पर जो संपूर्ण क्रांति की शक्ल में सीधा सीधा कांग्रेस के खिलाफ यलगार। बिहार की जनता को पूछने चाहता हूं, जो जेपी का नाम लेकर जेपी आंदोलन से उठे नेता आज कांग्रेस के गोदी में बैठे हैं केवल और केवल सत्ता के लिए, उसके साथ आप सहमत है क्या? जरा जोर से बोलिए, सहमत है क्या? दरअसल जेपी की 120वीं जयंती पर अमित शाह ने जेपी के सिद्धांतों का हवाला देते हुए नीतीश कुमार के उस स्टैंड पर चोट किया था जब नीतीश कुमार ने बीजेपी से नाता तोड़कर 2 महीने पहले आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई। सिद्धांतों को लेकर जब सवाल नीतीश कुमार से हुआ तो नीतीश कुमार ने सवाल उठाने वालों की सियासत पर ही सवाल उठा दिया। इन लोगों को जो मन में आवे बोले, कोई चीज की जानकारी है जेपी के बारे में इन लोगों को क्या आइडिया है? किन्हीं चीज के बारे में कोई आइडिया है जी? कोई मतलब है? कब से राजनीति में आया पता है ना? देख न लीजिए आज जो मौका मिल गया है इन लोगों को, आज जिसको मौका मिल गया है अब हम करें क्या? आप लोगों को कुछ बोल सकते हैं? जाहिर है नीतीश कुमार और लालू यादव संपूर्ण क्रांति में जेपी के शिष्य हुआ करते थे। संपूर्ण क्रांति कांग्रेस सरकार के खिलाफ छेड़ा गया आंदोलन था। उसी दौरान देश में आपातकाल भी लगाया गया था। बीजेपी को छोड़कर नीतीश कुमार कांग्रेस और आरजेडी के साथ चले गए। बिहार में सियासत की सुई अब इसी सिद्धांत के इर्द गिर्द घूम रही है। पटना से न्यूज 18 के लिए आनंद अमृतराज और अमित कुमार की रिपोर्ट। अब आप समझिए कि जेपी के नाम पर सियासत क्यों है। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद संपूर्ण क्रांति में जेपी के शिष्य हुआ करते थे। संपूर्ण क्रांति कांग्रेस सरकार के खिलाफ छेड़ा गया एक आंदोलन था और उसी दौरान देश में आपातकाल लगाया गया था। बीजेपी को छोड़कर नीतीश कुमार कांग्रेस आरजेडी के साथ चले गए हैं। 2 महीने पहले तक नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए के साथ थी और बिहार की सत्ता में बीजेपी हिस्सेदार थी। करीब 2 महीने पहले नीतीश एनडीए का साथ छोड़कर महागठबंधन का उन्होंने दामन थामा। अमित शाह ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि किस तरह से देश में आपातकाल लाने वाली कांग्रेस के साथ नीतीश कुमार सत्ता में है। नीतीश कुमार कांग्रेस के साथ विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं। कांग्रेस को साथ लेकर बीजेपी के खिलाफ नीतीश मेन फ्रंट बनाना चाहते हैं।
यहां सवाल है कि जेपी की विचारधारा का दावा करने वालों की जो सियासत है वो किस धारा में जा रही है। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे उपचुनाव के जंग की। तो बिहार में 2 सीटों पर होने वाले विधानसभा का उपचुनाव रोचक होता जा रहा है। मोकामा में जहां 2 बाहुबलियों की पत्नियों के बीच मुकाबला है, तो गोपालगंज में साधु यादव की पत्नी ने नॉमिनेशन कर लड़ाई को और भी ज्यादा रोचक बना दिया है। सवाल यहां यह है कि क्या मामा साधु बिगाड़ देंगे भांजे तेजस्वी का खेल। लड़ाई के मैदान में सब जायज है। उपचुनाव की रणभेरी तो पहले ही बच चुकी थी। लड़ाई तब और दिलचस्प हो गई जब गोपालगंज उपचुनाव के लिए पूर्व सांसद साधु यादव की पत्नी और तेजस्वी यादव की मामी इंदिरा यादव ने बीएसपी के टिकट पर नॉमिनेशन कर दिया। विकास मुद्दा है, जो अधूरा काम बाकी है उस सब के लिए पूरा करना है। तेजस्वी जी की पार्टी भी लड़ रही है, तो आशीर्वाद हुआ कि नहीं, मामी का आशीर्वाद तेजस्वी हुआ कि नहीं? उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। अब बड़े जीजा जी अब दीदी से आशीर्वाद लेंगे, आशीर्वाद लेना चाह रहे हैं। गोपालगंज की सीट बीजेपी विधायक सुभाष सिंह की मृत्यु के बाद खाली हुई है। अब तक यहां पर सीधा मुकाबला था बीजेपी की उम्मीदवार दिवंगत सुभाष सिंह की पत्नी कुसुम देवी और आरजेडी के मोहन गुप्ता के बीच, लेकिन साधु यादव की पत्नी के नॉमिनेशन के बाद लड़ाई त्रिकोणीय हो चुकी है। ठीक है, तो लड़ाई के मैदान में सब जारी है। लड़ाई के मैदान में सब जायज है। चलिए, मामा का आशीर्वाद होगा कि नहीं? मामा का आशीर्वाद सब 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 लड़ाई के मैदान में सब जारी है, सब जायज है। चलिए, सब जायज है, सब जायज। दरअसल 2020 में गोपालगंज विधानसभा सीट पर हुए चुनाव में बीजेपी के सुभाष सिंह को 77,791 वोट मिले थे, जबकि बीएसपी के साधु यादव को 41,039 वोट मिले थे। कांग्रेस के आसिफ कपूर तीसरे स्थान पर थे, जिन्हें 36,460 वोट मिले थे। जाहिर सी बात है 2020 में भी साधु यादव ने अपने बलबूते पर ही 41,000 से ज्यादा वोट जुटाया था और महागठबंधन के कांग्रेस उम्मीदवार को ढकेलकर तीसरे स्थान पर कर दिया था। 2022 में भले ही जेडीयू आरजेडी का गठबंधन हो गया हो और गोपालगंज सीट आरजेडी के खाते में चली गई हो, लेकिन आरजेडी की राह आसान नहीं दिख रही है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी उम्मीदवार को सहानुभूति वोट मिलने का अनुमान है, तो दूसरी तरफ साधु यादव ने भांजे का खेल खराब करने के लिए पत्नी को मैदान में उतार दिया है। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार की रिपोर्ट। गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव में एआईएमआईएम ने भी उम्मीदवार उतारा है। पार्टी ने पूर्व मुखिया अब्दुल सलाम को अपना उम्मीदवार बनाया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने कहा कि चुनाव में आरजेडी के एमवाई समीकरण को झटका लग सकता है। अख्तरुल इमान से बातचीत की संवाददाता आनंद अमृतराज ने। होने वाले उपचुनाव में एमआईएम भी अपने उम्मीदवार उतारेगा। इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष है अख्तरुल इमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आपने उम्मीदवार तय कर लिया है? हाँ, मैंने उम्मीदवार भी तय कर लिया है और अब्दुल सलाम साहब जो पहले मुखिया भी थे, असलम मुखिया के नाम से जाने जाते हैं, हमारे मजबूत सिपाही हैं, वहाँ पर पार्टी के मजबूत वर्कर हैं, काफ़ी विश्वास है, बड़ा सामाजिक काम है उनका। सर, ये माना जा रहा है कि जो समीकरण है महागठबंधन के समीकरण को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। किसने कहा महागठबंधन का? आप महागठबंधन इसके माने कि महागठबंधन एमआईएम को कमज़ोर कर दे तो कोई बात नहीं, और वो इलेक्शन लड़े तो उनके लिए बड़े दुख की बात है। महागठबंधन ने मुझसे मशवरा तो नहीं किया कि मैं उसको कमज़ोर कर रहा हूँ। सवाल ये पैदा होता है भाई, सवाल ये पैदा होता है कि बीजेपी का खौफ दिला कर लोग कब तक अक़लियतों को ठगते रहेंगे। अक़लियत के लोग भी हिस्सेदारी चाहते हैं। दलित कि आप बीजेपी के बी टीम के तौर पे, अरे कौन लोग कहते हैं, कौन बेईमान लोग कहते हैं, बताइए कौन है? किसी को सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है? कौन लोग किसका बीजेपी के साथ है, कौन किसके महागठबंधन में है, ये दुनिया नहीं देख रही है क्या? तो ये थे हमारे साथ एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान, जिन्होंने साफ कर दिया है कि भाई उनकी लड़ाई भाजपा से है, बाकी कोई कुछ भी उनके बारे में कहे। आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। उपचुनाव की जंग का पूरा सियासी गेम समझिए। गोपालगंज और मोकामा विधानसभा सीट पर 3 नवंबर को उपचुनाव है। 6 नवंबर को दोनों सीट पर नतीजे आ जाएंगे। पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता सुभाष सिंह के निधन के बाद गोपालगंज सीट खाली हुई है। बीजेपी ने सुभाष सिंह की पत्नी को टिकट दिया है। वहीं महागठबंधन ने आरजेडी नेता मोहन प्रसाद गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है। लालू प्रसाद के साले साधु यादव की पत्नी इंदिरा देवी भी यहीं से बीएसपी की टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। अब एआईएमआईएम ने भी प्रत्याशी उतार दिया है। अब ओवैसी की पार्टी ने गोपालगंज में चुनाव लड़ने के बीजेपी को क्या फायदा हो सकता है? एआईएमआईएम ने मुस्लिम कैंडिडेट अब्दुल सलाम को टिकट दिया है
और ऐसे में ओवैसी का कैंडिडेट आरजेडी के वोट बैंक में सेंध लगा सकता है, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। 2020 विधानसभा चुनाव में तेजस्वी के प्रत्याशी का खेला मामा साधु यादव ने बिगाड़ा था और ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर साधु यादव की पत्नी इंदिरा यादव की तरफ MY समीकरण मुड़ गया तो एक बार फिर तेजस्वी का खेल बिगड़ सकता है। आरजेडी के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर जल्द ही घोषणा हो सकती है। 2 नाम रेस में हैं, शिवचंद्र राम, अब्दुल बारी सिद्दीकी। सिंगापुर जाने से पहले लालू प्रसाद ने शिवचंद्र राम को बुलाकर मुलाकात की थी और इसके बाद उनका नाम रेस में सबसे ऊपर चल रहा, लेकिन वो फिलहाल कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। कौन होगा आरजेडी का नया प्रदेश अध्यक्ष? शिवचंद्र राम या अब्दुल बारी सिद्दीकी? आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद के साथ शिवचंद्र राम की मुलाकात की ये तस्वीर मंगलवार की है। सिंगापुर जाने से पहले लालू प्रसाद ने मीसा भारती के आवास पर बुलाकर शिवचंद्र राम से मुलाकात की और अपना आशीर्वाद दिया। सूत्र बताते हैं कि आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष के लिए शिवचंद्र राम का नाम करीब करीब फाइनल है, लेकिन शिवचंद्र राम कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। शिवचंद्र राम इस मसले पे कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। जब उनसे संपर्क साधा गया तो उन्होंने साफ तौर पे इस पे कुछ भी कहने से इनकार किया। हालांकि आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष की रेस में एक नाम और चल रहा है, उसके बारे में भी बताएंगे। पहले शिवचंद्र राम को जान लीजिए। वैशाली जिले से आते हैं शिवचंद्र राम। राजा पाकड़ विधानसभा से रहे विधायक। 2015 से 17 की नीतीश सरकार में मंत्री रहे। 2020 के विधानसभा चुनाव में हुई हार। पार्टी में इनकी पकड़ काफी मजबूत है। दलित समाज से आते हैं शिवचंद्र राम। फिलहाल रविदास चेतना मंच के अध्यक्ष हैं। युवा आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष की रेस में दूसरा नाम पार्टी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी का है। बिहार के वित्त मंत्री रह चुके हैं सिद्दीकी। आरजेडी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष भी रहे। 7 बार विधानसभा का चुनाव जीते। पहली बार साल 1977 में चुनाव जीते। कर्पूरी ठाकुर की सरकार में संसदीय कार्य मंत्री रहे। 80 के दशक से अलग अलग सरकारों में मंत्री रहे। मुकाबला इन दोनों नेताओं के बीच है, लेकिन दलित समाज से आने वाले शिवचंद्र राम डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के बेहद करीबी हैं। युवा होने के नाते वो तेजस्वी की कोर टीम के हिस्सा भी रहे हैं। माना जा रहा है कि दलित समाज के नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर लालू और तेजस्वी दलित समाज के बीच बड़ा संदेश देना चाहते हैं। किससे मिलती है प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी, ये तो कुछ दिनों में पता चल ही जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल है कि अब आरजेडी के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह क्या करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। अब आप समझिए कि आरजेडी को नया प्रदेश अध्यक्ष चुनने की नौबत क्यों आई। आरजेडी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पार्टी में नाराज चल रहे हैं। लड़ाई शुरू हुई सुधाकर सिंह को लेकर। सुधाकर सिंह महागठबंधन सरकार में कृषि मंत्री थे और सुधाकर सिंह ने नीतीश की कृषि नीति पर ही सवाल खड़ा किया था। अपनी ही सरकार पर लगातार सवाल खड़े कर रहे थे सुधाकर सिंह, जिसके बाद उन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इस्तीफा देने वाले कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के पिता हैं जगदानंद सिंह और जगदानंद सिंह सुधाकर सिंह के इस्तीफे के बाद से नाराज हैं। रविवार और सोमवार को दिल्ली में हुई आरजेडी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से भी उन्होंने किनारा कर लिया था। बताया जा रहा है कि उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया है। डेंगू की बात तो बिहार में डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं। डेंगू के सबसे ज्यादा केस पटना से सामने आ रहे हैं, लेकिन नवादा में 48 घंटे के अंदर डेंगू से 2 लोगों की मौत हो गई। बिहार में डेंगू अब तक 3 लोगों की जान ले चुका है। बचाव की तैयारी है, लेकिन वो नाकाफी है। नतीजा खुद देख लीजिए। रोते बिलखते ये वो परिजन हैं जिनके अपने को डेंगू के डंक ने ले लिया। तस्वीरें नवादा की हैं। नवादा में 48 घंटे में डेंगू से 2 लोगों की मौत हो गई। संडे को 102 फीवर आया। मंडे को पटना फोर्ड हॉस्पिटल में भर्ती हुई और बुध को घटना हो गई। मात्र 1 दिन ट्रीटमेंट चला और इनका जो है डेथ कर दिया डेंगू से। डेंगू की चपेट में सिर्फ नवादा ही नहीं है, बिहार के कई जिलों के लोगों को डेंगू का दंश झेलना पड़ रहा है। बेगूसराय सदर अस्पताल में एक साथ 8 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है, लेकिन सबसे खराब हाल बिहार की राजधानी पटना का है। गर्दनीबाग अस्पताल का हाल देख लीजिए, हालात का अंदाजा खुद ब खुद हो जाएगा।
जिन स्वास्थ्य कर्मियों पर इलाज की जिम्मेदारी है वो मच्छरदानी में है। ड्यूटी जारी है लेकिन मच्छरदानी लगाकर। तो कुल मिलाकर इस अस्पताल के भी कई कर्मी जो है डेंगू की चपेट में आ गए हैं। साथ ही जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनके परिजन भी अब चपेट में आने लगे हैं। आंकड़े की अगर बात करेंगे तो बिहार में 4000 के आसपास आंकड़ा पहुंच गया है, जबकि राजधानी पटना सबसे संवेदनशील बन गया है। नर्सों की माने तो अस्पताल के आसपास कचरा डंपिंग यार्ड है, जिसकी वजह से मच्छर बहुत ज्यादा है। मजबूरी में डेंगू से बचने के लिए मच्छरदानी लगाकर ड्यूटी करनी पड़ रही है। मच्छरदानी के अंदर हाँ, मच्छरदानी में जो पुर्जा है उसका दवाई लिखना पड़ता है। हम लोग मच्छर बहुत है क्या? बहुत मच्छर है। मेरे ही घर में 2 पॉजिटिव है डेंगू का। अब जरा सोचिए, जिस राज्य में मच्छरदानी के अंदर से डेंगू के मरीजों का इलाज होगा, वहाँ के हालात कैसे होंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार, बेगूसराय से संतोष और नवादा से अनिल विशाल की रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण में बच्चों के निवाले पर कालाबाजारियों की नजर है। पूर्वी चंपारण की चिरैया से बीजेपी विधायक लाल बाबू प्रसाद के प्रतिनिधि अभय प्रताप सिंह उर्फ गुड्डू सिंह के घर से एमडीएम का 34 बोरा चावल बरामद हुआ। मामला पताही के परसौनी कपूर गांव का है। दरअसल एक वायरल वीडियो की पुष्टि के बाद कालाबाजारी का खुलासा हुआ। पकड़ी दयाल के एसडीओ के पास वीडियो पहुंचने के बाद इसकी जांच के लिए एसडीओ ने पताही थाने से सादे वर्दी में पुलिस को भेजकर इसकी जांच कराया, जिसमें कालाबाजारी का खुलासा हुआ। पुलिस ने गुड्डू सिंह के घर से 34 बोरा एमडीएम के चावल को बरामद किया है और पुलिस ने विधायक प्रतिनिधि गुड्डू सिंह को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल एफसीआई के गोदाम से 12 स्कूलों के लिए पिकअप से चावल भेजा गया था। वायरल वीडियो में ट्रक से पताही के परसौनी कपूर गांव में चावल उतारते हुए तस्वीरें देखी जा रही हैं। जमशेदपुर के केसीसीआई अस्पताल की लापरवाही के शिकार 8 ग्रामीणों को 1 साल बाद इंसाफ मिलने की आस जग गई है। मीडिया के पहल पर प्रशासन अस्पताल प्रबंधन पर एफआईआर दर्ज कराने जा रहा है। सूनी आंखें और हाथ में कांच की गोली, ये है किताड़ी निवासी गंगाधर सिंह। पिछले 18 नवंबर को जमशेदपुर के केसीसीआई अस्पताल से गंगाधर सिंह मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराकर घर लौटे तो आंखों में जलन होने लगी। हाथों से मला तो कांच की यही गोटी आंख से निकलकर हाथ में गिर पड़ी। तब केसीसी अस्पताल में मोतियाबिंद ऑपरेशन के नाम पर हुए खिलवाड़ की सच्चाई सामने आई। जब दर्द देने लगा तो उस टाइम पापा बोला अरे मेरा आंख तो दर्द दे रहा है, तुम लोग कुछ करो। तो हम गया वहाँ हॉस्पिटल, वहाँ से एक तो ड्रॉप लाया। ड्रॉप दे के वक्त यह किया तो ऐसा घस रहा था पिताजी मेरा, उस टाइम निकल गया। किताड़ी के गंगाधर सिंह ही नहीं, 8 और ग्रामीणों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन जमशेदपुर के केसीसीआई अस्पताल में हुआ था, पर ऑपरेशन के बाद किसी की आंखों की रोशनी नहीं लौटी। उल्टे आंखों का मर्ज पहले से ज्यादा बढ़ गया। पर मीडिया के सवाल पर अस्पताल प्रबंधन ने सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन इतना है, ज्ञात हुआ है कि हाँ वहाँ कलकत्ता में जाके वो ऑपरेशन करा। हमारे यहाँ किसी तरह की उनको तकलीफ नहीं थी और ना ही हमारे यहाँ किसी तरह की कांच की गोली लगाई गई। इस तरह की कोई सुविधा हमारे पास नहीं है। जमशेदपुर के केसीसीआई अस्पताल की लापरवाही के शिकार ये ग्रामीण इंसाफ के लिए 1 साल से भटकते रहे, दर दर की ठोकरें खाते रहे। जब मीडिया ने पीड़ितों की दुख भरी दास्तां दिखाई तो प्रशासन की नींद टूटी। मेडिकली हम लोगों ने जांच के लिए सिविल सर्जन साहब को बोला है और जांचोपरांत जो बेटर होगा, जो भी दोषी होंगे उस पर हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। और इसी क्रम में आज हम लोगों ने एफआईआर कराने के लिए एक आवेदन साक्षी थाने में जा रहा है। किताड़ी के गंगाधर सिंह की जिंदगी में पिछले 1 साल से अंधेरा छाया हुआ है, पर न तो आंखों की रोशनी लौटने की कोई उम्मीद दिख रही है और न ही इंसाफ की आस नजर आ रही है। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18, पूर्वी सिंहभूम। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।